आंतरिक व्यापार अर्थ एवं प्रकार। आंतरिक व्यापार का अर्थ एक देश के आर्थिक विकास के लिए व्यापार अति आवश्यक है। विकास का अर्थ है कि किसी देश के नागरिकों और जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए वस्तु और सेवाओं की आवश्यकता होती है और वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करने के पश्चात इनका क्रय विक्रय किया जाता है। इनका क्रय विक्रय करने के लिए व्यापार की आवश्यकता होती है। व्यापार का अर्थ है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय करना। वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय करना। व्यापार का अर्थ, सबसे पहले व्यापार का अर्थ क्या है? व्यापार का अर्थ वस्तु और सेवाओं का अर्थ लाभ कमाने के उद्देश्य से, लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं का, वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करना। सेवाओं का क्रय विक्रय करना। क्रय विक्रय करना ये है व्यापार का अर्थ। जब एक देश की सीमाओं के अंदर व्यापार किया जाता है तो आंतरिक व्यापार कहलाता है। इसे देशी व्यापार भी कहते हैं, यानी एक देश की सीमाओं के अंदर। अतः आंतरिक व्यापार का अर्थ, आंतरिक व्यापार का अर्थ इसका अर्थ वस्तुओं और सेवाओं का, वस्तुओं और सेवाओं का एक देश की सीमाओं के अंदर क्रय विक्रय करने से है। क्रय विक्रय करने से है। इसके बाद है आंतरिक व्यापार की विशेषताएं। आंतरिक व्यापार की विशेषताएं। व्यापार की विशेषताएं सबसे पहले देखिए, देश की सीमाओं के अंदर व्यापार। देश की सीमाओं के अंदर व्यापार। आंतरिक व्यापार एक देश के अंदर होता है। जब व्यापार एक देश की सीमाओं को पार कर जाता है तो उसे विदेशी व्यापार कहते हैं। तो दूसरा, वस्तुओं का स्वतंत्र आना जाना। वस्तुओं का स्वतंत्र आना जाना। एक देश के विभिन्न राज्यों में वस्तुओं के क्रय विक्रय पर प्राय कोई प्रतिबंध नहीं होता। देशी मुद्रा में व्यवहार। तीसरा विशेषता इसकी, देशी मुद्रा में व्यवहार। देशी मुद्रा में व्यवहार। आंतरिक व्यापार के अंतर्गत लेन देन अपने देश की मुद्रा में ही होता है। चौथा पॉइंट है इसका, झगड़ों के निपटारे के लिए विशेष अधिनियम। आंतरिक व्यापार के अंतर्गत झगड़ों के निपटारे के लिए वस्तु विक्रय अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। यानी इसमें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के जो प्रोविजन है झगड़ों के निपटारे के लिए, उनको लागू किया जाता है। अब है टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड्स। आंतरिक व्यापार के प्रकार। आंतरिक व्यापार
के प्रकार, आंतरिक व्यापार के प्रकार। पहला पॉइंट देखिए इसमें, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, संबंधों के आधार पर, संबंधों के आधार पर पहला है इसमें प्रत्यक्ष व्यापार, दूसरा है अप्रत्यक्ष व्यापार। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा ऑन द बेसिस ऑफ लेवल, सत्रों के आधार पर व्यापार, सत्रों के आधार पर व्यापार, व्यापार। पहला पॉइंट है स्थानीय स्तर पर व्यापार, स्थानीय स्तर पर व्यापार, दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा है राज्य स्तरीय पर व्यापार, राज्य स्तर पर व्यापार। तीसरा पॉइंट हमारा राज्य स्तर के पश्चात मात्रा के आधार पर व्यापार, मात्रा के आधार पर व्यापार। अब तीसरा स्तर है इसका मात्रा के आधार पर व्यापार, राज्य स्तरीय मात्रा के आधार पर। और इसी में जो सत्रों के आधार पर तीसरा पॉइंट है राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार, राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार। मात्रा के आधार पर देखिए व्यापार कौन कौन सा है। एक तो है थोक व्यापार, दूसरा है फुटकर व्यापार। सबसे पहले हम जो संबंधों के आधार पर व्यापार है उसका उल्लेख करेंगे। तो इसमें है प्रत्यक्ष व्यापार क्या होता था? आमतौर पर व्यापार उत्पादक या निर्माता थोक व्यापारी को माल बेचता है, थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी को माल बेचते हैं और फुटकर व्यापारी ग्राहक और उपभोक्ताओं को माल बेचता है। परंतु प्रत्यक्ष व्यापार में जो ये मध्यस्थ है थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी, इनको माल न बेचकर सीधे उपभोक्ताओं को माल बेचा जाता है। तो इसके अंतर्गत देखिए इसका जो है उत्पादक या निर्माता किसको थोक व्यापारी होता है। थोक व्यापार के बाद फुटकर व्यापार होता है। फुटकर व्यापार के बाद उपभोक्ता या ग्राहक होता है। तो उत्पादक सीधे थोक व्यापार और फुटकर व्यापार को माल न बेचकर किसको बेचता है? उपभोक्ता को माल बेचता है। अतः जब उत्पादक या निर्माता माल मध्यस्थों को न बेचकर सीधे उपभोक्ताओं को बेचते हैं तो इसे प्रत्यक्ष व्यापार कहते हैं। इसके बाद इसके क्या लाभ है? प्रत्यक्ष व्यापार के लाभ, माल की बनावटी कमी नहीं। आमतौर पर थोक व्यापारी या फुटकर व्यापारी माल की बनावटी कमी उत्पन्न करते हैं, परंतु प्रत्यक्ष व्यापार में उत्पादक किसी प्रकार की माल की बनावटी उत्पन्न नहीं करता और ग्राहकों को उचित समय पर माल की प्राप्ति होती है, कम मूल्य पर प्राप्ति होती है। इस प्रकार अनुचित लाभ अर्जित नहीं करते। तो इसका पहला प्रॉफिट है प्रत्यक्ष व्यापार का, माल की बनावटी कमी नहीं। अब इसके बाद है दूसरा प्रॉफिट, उपभोक्ताओं को असली माल की प्राप्ति। उपभोक्ताओं को असली माल की प्राप्ति, उपभोक्ताओं को असली माल की आमतौर पर थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी वास्तविक माल में कुछ घटिया क्वालिटी का माल मिलाकर बेचते हैं।
परंतु प्रत्यक्ष व्यापार के कारण वो उत्पादक सीधे उपभोक्ताओं को माल बेचता है। इस तरह से ग्राहकों को अच्छी क्वालिटी का माल उपलब्ध होता है और कम कीमत पर उपलब्ध होता है। उत्पादकों का दोहरा लाभ उत्पादकों व ग्राहकों को दोहरा लाभ जो थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी के कारण जो वस्तु की कीमत बढ़ जाती है और इससे ग्राहकों को ऊंची कीमत पर वस्तु प्राप्त होती है। परंतु प्रत्यक्ष व्यापार में ग्राहकों को कम कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं, क्योंकि इससे जो अतिरिक्त जो भार थी, लागत थी, वो काट जाती है और उपभोक्ताओं को अच्छी क्वालिटी और कम कीमत पर उपलब्ध होती है और जिससे वे ज़्यादा मात्रा वस्तुओं की खरीदते हैं। इस तरह से जो उत्पादक है, निर्माता है, उनको भी लाभ प्राप्त होते हैं। इसके बाद है उत्पादकों को नकद विक्रय का लाभ। उत्पादक सीधे उपभोक्ताओं को माल बेचते हैं तो वे आमतौर पर नकद खरीदते हैं। इस कारण से उत्पादक को नकद विक्रय का लाभ प्राप्त होता है। अब थोक व्यापार के बाद है अप्रत्यक्ष व्यापार। अप्रत्यक्ष व्यापार क्या है? अप्रत्यक्ष व्यापार जिसमें मध्यस्थों की सहायता ली जाती है उसे अप्रत्यक्ष व्यापार कहते हैं। इस विधि में उत्पादक माल थोक व्यापारी को बेचता है, थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी को और फुटकर व्यापारी उपभोक्ताओं को बेचता है। तो थोक व्यापार के माध्यम से पहला है हमारा थोक व्यापार के माध्यम से व्यापार। तो इस कड़ी में सबसे पहले उत्पादक या निर्माता थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में माल खरीदते हैं और थोड़ी थोड़ी मात्रा में फुटकर व्यापारी को बेचते हैं और फुटकर व्यापारी उपभोक्ता और ग्राहकों को इस प्रकार माल बेचता है। अब दूसरा है हमारा फुटकर व्यापारी के माध्यम से फुटकर व्यापारी के माध्यम से इसके अंतर्गत जो उत्पादक या निर्माता थोक व्यापारी को माल न बेचकर सीधे फुटकर व्यापारी को माल बेचता है और फुटकर व्यापारी ग्राहकों या उपभोक्ताओं को माल बेचता है। इसमें प्राय वस्तुएं जो होती है वैसे नाशवान दूध, ताज़े फल आदि की वस्तुएं होती है। एजेंटों के माध्यम से व्यापार। तीसरा है प्रत्यक्ष व्यापार का एजेंटों के माध्यम से व्यापार। इसके अंतर्गत जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है जो पूंजीगत वस्तुओं का निर्माण करती है, वो उपभोक्ताओं ग्राहकों को एजेंटों के माध्यम से माल बेचती है। ये एजेंट प्रायः इन एजेंटों को दलाल या आढ़तिया कहते हैं। ये प्रायः सीधे ग्राहकों से संपर्क करते हैं और उस पूंजीगत वस्तुओं की विशेषताएं बताते हैं। इस प्रकार इस विधि में उत्पादक माल को न तो थोक व्यापारी को बेचता है और न ही फुटकर व्यापारी के, बल्कि एजेंटों के माध्यम से माल बेचते हैं। अब इसके बाद देखिए सत्रों के आधार पर लाभ। दूसरा सत्रों के आधार पर इसका फर्स्ट पॉइंट है स्थानीय स्तर का व्यापार। स्थानीय स्तर का व्यापार। इसके अंतर्गत स्थानीय व्यापार किसी गांव या किसी जिले तक सीमित होता है। यह व्यापार मुख्यतः दैनिक उपभोग और नाशवान वस्तुओं की प्रकृति में होता है, जैसे ताज़े फल, दूध, मिठाई। यानी ये फुटकर व्यापारी बेचते हैं इस स्तर पर। राज्य स्तर का व्यापार। दूसरा हमारा राज्य स्तर का व्यापार। इसके अंतर्गत एक राज्य के विभिन्न जिलों में क्रय विक्रय होता है, वस्तु का क्रय विक्रय होता है। इसे राज्य स्तरीय व्यापार कहते हैं। इसके मुख्य उदाहरण अनाज, दालें, बर्तन आदि वस्तुओं में इसका व्यापार होता है। अब इसके बाद राष्ट्रीय स्तर का व्यापार। राष्ट्रीय स्तर का व्यापार।
राष्ट्रीय स्तर पर एक देश के विभिन्न राज्यों में वस्तु का क्रय विक्रय करना ही राष्ट्रीय स्तर का व्यापार कहलाता है। प्रायः चीनी कपड़ा और मशीनरी आदि वस्तुओं में इसका व्यापार किया जाता है। मात्रा के आधार पर व्यापार। अब है तीसरा हमारा मात्रा के आधार पर व्यापार। पहला थोक व्यापारी क्या करते हैं, वस्तुओं के उत्पादक और निर्माताओं से सीधा संपर्क करके बड़ी मात्रा में माल खरीदते हैं। ये उत्पादक या निर्माता से नगद माल खरीदते हैं और थोड़ी थोड़ी मात्रा में फूटकर व्यापारियों को माल बेचते हैं। तो इसके संबंध में देखिए क्या लिखा है। थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में माल उत्पादकों और निर्माताओं से खरीदकर फूटकर व्यापारियों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेचते हैं। थोक व्यापार प्रायः एक ही वस्तु में व्यापार करते हैं। अब फूटकर व्यापारी दूसरा हमारा है पॉइंट। फूटकर व्यापारी प्रायः विभिन्न थोक विक्रेताओं से थोड़ी थोड़ी मात्रा में माल खरीदते हैं और फूटकर व्यापारी प्रायः कई वस्तुओं में विक्रय करते हैं, कई वस्तुओं में व्यापार करते हैं। ये ग्राहकों को कई प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं। तो फूटकर व्यापारी विभिन्न थोक व्यापारियों से थोड़ी थोड़ी मात्रा में अनेक वस्तुएं क्रय करता है। इसके बाद यह उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का विक्रय करता है। फूटकर व्यापारी अनेक वस्तुओं में व्यापार करते हैं। अब आंतरिक व्यापार में प्रयोग होने वाले मुख्य प्रपत्र मेन डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन इंटरनल ट्रेड। पहला है बीजक। बीजक क्या होता है? बीजक इनवॉइस क्या होता है? इनवॉइस उधार क्रय करने के लिए विक्रेता से प्राप्त खरीदे गए माल के विवरण को बीजक कहते हैं। उधार क्रय करने के लिए विक्रेता से जो बिल प्राप्त होता है उसको बीजक कहते हैं। बीजक में विक्रेता का नाम, पता, खरीदे गए माल का विवरण जैसे मात्रा, क्वालिटी, दर, मूल्य, व्यापारिक कटौती, विक्रय मूल्य आदि लिखा होता है। बिल या इसे मेमो भी कहते हैं। इनवॉइस बीजक को क्या कहते हैं? बिल या मेमो। कैश मेमो कब होता है? कैश मेमो जब हम नगद क्रय करते हैं तो जो बिल प्राप्त होगा कैश मेमो कहलाएगा। क्योंकि बीजक क्रय व्यवहार का प्रमाण होता है, इसलिए क्रय बही में इसके आधार पर लेखा किया जाता है। लेखा करने के पश्चात इस पर टिक का निशान लगा दिया जाता है। अब है परफॉर्मा इनवॉइस क्या है? प्रशेषक और प्रश्रेणी के मध्य प्रयोग होने वाले विवरण को परफॉर्मा बीजक कहते हैं। परफॉर्मा बीजक इसके अंतर्गत माल की मात्रा, क्वालिटी, मूल्य, किए गए खर्चों की जानकारी दी जाती है। क्योंकि प्रशेषण जो इनके जो बीच जो क्रिया होती है उसको प्रशेषण कहते हैं, कंसाइनमेंट कहते हैं। ये बिक्री नहीं और न ही कंसाइनी क्या होता है? न ही क्रेता होता है। इसलिए माल के साथ भेजा गया प्रपत्र केवल सूचना के लिए होता है। इसे अंतरिम बीजक कहते हैं। इस अंतरिम बीजक में किसी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जाता जब तक अंतिम बीजक नहीं बन जाता। अब है डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है? इसका अभिप्राय ऐसे प्रपत्र या नोट से है जब विक्रेता को यह सूचित करने के लिए भेजा जाता है कि उसका खाता पत्र में लिखी गई राशि से माल वापस करने के कारण डेबिट कर दिया गया है। यानी डेबिट नोट किसकी तरफ से भेजा जाता है? डेबिट नोट क्रेता की तरफ से भेजा जाता है। और क्यों भेजा जाता है? क्योंकि जब माल खराब क्वालिटी या अकॉर्डिंग टू जो स्टैंडर्ड है, प्रमाप है, उसके अनुसार नहीं भेजा जाता है तो ग्राहक या क्रेता माल वापस विक्रेता को भेजता है और उसके साथ एक प्रपत्र भी भेजता है जो ये सूचित करता है कि उसका माल वापस कर दिया गया है, उसके खाते को डेबिट कर दिया गया है। किस कारण से? माल वापस भेजने के कारण। इसमें माल की मात्रा, दर, मूल्य, माल वापसी के कारणों की जानकारी दी जाती है। डेबिट नोट की 2 प्रतियां तैयार की जाती है। एक विक्रेता के पास भेज दी जाती है, इसी प्रकार दूसरी
प्रति अपने पास कार्यालय में रख ली जाती है। अब इसके बाद है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट क्या होता है? क्रेडिट नोट विक्रेता द्वारा क्रेता के पास भेजा जाता है। एक प्रपत्र जो विक्रेता द्वारा क्रेता को यह सूचित करने के लिए भेजा जाता है कि उसका खाता पत्र में लिखी गई राशि से उसका माल वापसी का दावा स्वीकार करते हुए क्रेडिट कर दिया गया है। और क्रेडिट नोट की 2 प्रतियां तैयार की जाती है। कितनी प्रतियां तैयार की जाती है? 2 प्रतियां तैयार की जाती है। एक प्रति क्रेता को भेज दी जाती है, दूसरी विक्रेता अपने कार्यालय में रखता है। इसके बाद है लॉरी रिसिप्ट, वाहन रसीद ये ट्रांसपोर्ट कंपनी द्वारा दी जाती है। इसका अभिप्राय एक रसीद से जो माल के को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने की स्वीकृति प्रदान करती है। इसी प्रकार रेलवे रसीद ये रेलवे विभाग द्वारा दी जाती है, जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर माल भेजने की स्वीकृति प्रदान करती है रेलवे। अब इसके बाद कुछ व्यापारिक मुद्दे सपुर्दगी पर नकदी, कैश ऑन डिलीवरी, COD। इसका अभिप्राय व्यवहार के उस ट्रांजैक्शन से जिसके अंतर्गत माल का भुगतान सपुर्दगी के समय किया जाता है। यानी पहले आप पेमेंट करोगे, फिर आपको माल या वस्तु सौंपी जाएगी। यदि क्रेता सपुर्दगी के समय भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो माल वापस विक्रेता के पास भेज दिया जाता है। भुगतान नकदी, ड्राफ्ट, मनी ऑर्डर आदि के रूप में किया जा सकता है। जहाज का मूल। अब इसके बाद है CIF कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्रेट। इसका अभिप्राय व्यापारिक व्यवहारों में प्रयोग होने वाली उस मद से जिसके अंतर्गत वस्तु के मूल्य में केवल लागत ही सम्मिलित नहीं होती, इसमें बीमा और भाड़े खर्चे भी सम्मिलित होते हैं। E&OE इसका अभिप्राय उस मद से है जिसका प्रयोग व्यापारिक प्रपत्रों में कहने के लिए किया जाता है कि जो गलतियाँ हुई है और जो सीधे चीज़ें टूट गई है उन्हें भी ध्यान में रखा जाएगा। यह मद मूल्य सूची, बीजक, कैश मेमो, कोटेशन आदि में दी गई अशुद्ध और अपूर्ण सूचनाओं के लिए उत्पन्न वैधानिक दायित्व को कम करने के लिए किया जाता है।